राज्य का स्वरूप उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार या उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का स्वरूप। इसके 4 पॉइंट्स हो गए थे। 5th है इसमें शक्ति नहीं इच्छा, शक्ति नहीं के बाद कोमा आ जाएगा, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का प्रमुख आधार है। कि जो उदारवादी हैं वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य राज्य के अंदर रहते हैं वो राज्य की शक्ति के डर से नहीं रहते, बल्कि अपनी इच्छा से रहते हैं। उन्हें ये राज्य नाम की संस्था उपयोगी लगती है। जैसे कि हॉब्स ने क्या माना था कि जो लोग थे वो प्राकृतिक अवस्था में बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया। लॉक ने भी क्या माना कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक न्याय था, प्राकृतिक कानून था, प्राकृतिक अधिकार थे, लेकिन उनकी व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसलिए लोगों ने राज्य नाम की संस्था बनाई। माने लोगों ने राज्य नाम की संस्था स्वयं बनाई और साथ ही साथ क्योंकि ये संस्था उपयोगी है इसलिए वो इसके अंदर रहना पसंद करते हैं, इसकी उपयोगिता के कारण, ना कि राज्य की जो प्रभुसत्ता की शक्ति है उसके डर से। इस कारण से नहीं राज्य के अंदर रहते कि किसी शक्ति ने उनको फोर्स कर रखा है कि तुम्हें राज्य के अंदर रहना पड़ेगा, बल्कि इसकी महत्व और इसकी उपयोगिता के कारण इस संस्था को लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें बहुलवादी स्वरूप। बहुलवादी स्वरूप का अर्थ यह कि जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत अनेक वर्ग हैं, अनेक समुदाय हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या माना था कि राज्य एक वर्ग संगठन है। 2 वर्गों में अंतर विरोध उत्पन्न हुआ और इसीलिए एक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राज्य अस्तित्व में आया और जो 2 वर्ग हैं उनमें से एक वर्ग को समाप्त कर दिया जाएगा तो एक सही जो समाजवादी व्यवस्था है वो अस्तित्व में आएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने माना था। लेकिन जो उदारवादी हैं, शास्त्रीय उदारवादियों ने तो इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जो समकालीन उदारवादी हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, राज्य के अंदर अनेक वर्गों के लोग रहते हैं, उनमें परस्पर भिन्नताएं हैं, उनके विचार जो है परस्पर नहीं मिलते, उनके जो हित हैं उनमें भी परस्पर विरोध है, लेकिन इसके बावजूद जो राज्य नाम की संस्था है वो किसी एक वर्ग विशेष के हितों के संवर्धन के लिए अस्तित्व में नहीं आई। राज्य में बेशक से अनेक वर्गों के लोग हैं, लेकिन राज्य नाम की संस्था उन सब में समन्वय उत्पन्न करने के लिए अस्तित्व में आई है कि अलग अलग हितों वाले जो लोग हैं वो भी सद्भाव से, सद्भावना से इस संस्था के अंतर्गत रहें। राज्य इसके लिए कार्य करता है, ना कि राज्य वर्गों को मिटाने के लिए अस्तित्व में आया है। वर्ग भेद है, कार्ल मार्क्स ने कहा था 2 वर्ग हैं और एक वर्ग को मिटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, वर्ग विहीन समाज होगा। लेकिन उदारवादी कहते हैं नहीं, जितने भी अलग अलग वर्ग हैं सबको बनाए रखना है, बेशक से उनके हित अलग अलग हैं, लेकिन राज्य अपने कानूनों के माध्यम से उनके हितों में एक समन्वय उत्पन्न करेगा और उनमें जो परस्पर अंतर विरोध है उसको राज्य अपने कानूनों के माध्यम से कम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है इसमें राज्य एक समुदाय है। अब ये जो विचार है ये भी आधुनिक उदारवादियों का ही है। आधुनिक उदारवादी ये कहते हैं कि मानव जीवन के जैसे विभिन्न पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर पक्ष के हितों से, हर पक्ष के जो हित हैं उनसे जुड़े हुए कुछ एक संगठन अस्तित्व में आए हैं। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाता है, समुदाय बनाता है, इसी तरह से सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए भी समुदाय बनाता है। और इन्हीं जो विभिन्न समुदाय हैं ये इन्हीं हितों के, जिस उद्देश्य के लिए वो अस्तित्व में आए हैं उसी पक्ष के हितों के संवर्धन के लिए वो कार्य करते हैं। आर्थिक समुदाय है तो वो आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा,
इसी तरह से धार्मिक समुदाय है तो वो धार्मिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा, नैतिक समुदाय है तो वो नैतिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा। और इसी तरीके से ही ये जो आधुनिक उदारवादी हैं वो ये कहते हैं राज्य भी एक समुदाय है, वो मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष से जुड़ा हुआ है और इसी के लिए ही वो कार्य करता है। तो ऐसे में जो आधुनिक उदारवादी हैं वो ये कहते हैं कि जब अलग अलग पक्ष से जुड़े हुए अलग अलग समुदाय हैं, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, इतने सारे अलग अलग पक्ष और हर पक्ष से जुड़े हुए समुदाय, तो सारी प्रभुसत्ता राज्य को क्यों? जो अलग अलग पक्ष से जुड़े हुए अलग अलग समुदाय हैं उनके हिस्से की जो प्रभुसत्ता है, माने मानव जीवन के उस पक्ष से संबंधित निर्णय लेने की जो शक्ति है वो उसी पक्ष से संबंधित समुदायों को दी जाए, ना कि सारी प्रभुसत्ता राज्य को दी जाए। कि सभी समुदाय हैं और सबका समान महत्व है। जैसे मानव जीवन का एक राजनीतिक पक्ष है उसी तरह से अन्य पक्ष हैं, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक। तो ऐसे में समस्त प्रभुसत्ता मानव जीवन के केवल एक पक्ष से जुड़े हुए समुदाय को देना अपने आप में उचित नहीं है। नेक्स्ट है इसमें राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है। ये विचार किसने दिया? शास्त्रीय उदारवादियों ने या समकालीन उदारवादियों ने? शास्त्रीय उदारवादियों ने। शास्त्रीय उदारवादियों ने ये कहा कि जो राज्य है, राज्य केवल 3 कार्य करेगा। उन्होंने राज्य का नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य को नाम दिया नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य। राज्य हस्तक्षेप करता है कानून के माध्यम से और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसलिए राज्य जीवन के हर पक्ष से संबंधित कानून नहीं बनाएगा, केवल 3 काम करेगा। कौन से 3 काम? जो 3 काम व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। और वो 3 कार्य कौन से हैं? जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की स्थापना। ये तो शास्त्रीय उदारवादियों ने कहा कि राज्य के जो कार्य हैं वो सीमित हैं, केवल 3 ही कार्य राज्य करेगा और किसी कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, जीवन के और किसी पक्ष में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो समकालीन उदारवादी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य का जो नकारात्मक स्वरूप है वो सही नहीं है, राज्य का जो स्वरूप है वास्तव में सकारात्मक है। और उन्होंने पुलिस राज्य की बजाय राज्य का कल्याणकारी स्वरूप बताया। और उन्होंने ये कहा कि जो राज्य है वो मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जितने भी पक्ष हैं और भी बहुत सारे पक्ष हैं, उन सब में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। माने जीवन के सभी पक्षों से संबंधित राज्य कानून बना सकता है, बशर्ते कि वो कानून व्यक्ति के कल्याण के लिए हो। माने व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट है इसमें राज्य विरोधी हितों में सामंजस्य पैदा करने का एक यंत्र है। शास्त्रीय उदारवादियों ने भी क्या माना था? जैसे हॉब्स ने ये कहा था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, लालची है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में एक ही नियम था, जिसको मार सकते हो मार दो, जिससे छीन सकते हो जो कुछ छीन लो। एक लूट खसोट वाली जो स्थिति थी वो थी। क्यों? क्योंकि सबके जो हित थे परस्पर भिन्न भिन्न थे। तो यहाँ उदारवादी कहते हैं कि जब समाज में अनेक लोग रहते हैं, अनेक वर्ग रहते हैं, उनके हितों में भिन्नता होना एक स्वाभाविक बात है। सबके जो हित हैं वो अलग अलग होंगे और हित अलग अलग होंगे तो उनमें टकराव भी होगा, संघर्ष भी होगा। ये भी एक स्वाभाविक स्थिति है। और राज्य का कार्य क्या है? इन्हीं स्थितियों से तो बचने के लिए हॉब्स कहता है कि व्यक्तियों ने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया था। लॉक भी यही कहता है कि प्राकृतिक कानून तो थे, लेकिन जब कोई विवाद हो जाता
तो प्राकृतिक कानून की व्याख्या का अधिकार हर व्यक्ति को था, तो हर एक की जो व्याख्या थी वो अलग अलग होती थी, तो विवाद का निपटारा नहीं हो पाता था। इसलिए लोगों ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य बनाया। होब्स ने भी यही कहा था कि सभी जो थे स्वार्थी थे, लालची थे, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में वो दुखी थे और उन्होंने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया। तो माने जो शास्त्रीय उदारवादी और समकालीन उदारवादी दोनों ही ये मानते हैं कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनके जो परस्पर अलग अलग हित हैं उनमें टकराव स्वाभाविक है। सबके हित एक दूसरे के विरुद्ध होना एक स्वाभाविक सी स्थिति है। तो राज्य नाम की संस्था तो बनाई ही इसीलिए गई है कि वो परस्पर विरोधी हितों वाले जो लोग हैं उनमें कानूनों के माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न करेगा, ना कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कि जो परस्पर विरोधी वर्ग हैं उनमें से एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग को नष्ट कर देगा क्रांति के द्वारा। ऐसा नहीं। उदारवादियों ने कहा कि राज्य का तो कार्य यही है, राज्य सब में सद्भाव उत्पन्न करेगा, उनके हितों की जो विरोधता है, परस्पर जो अलग अलग वर्ग हैं उनके हितों की विरोधता को कानून के माध्यम से एक संतुलन और एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है प्रजातंत्रीय राज्य। जो समकालीन उदारवाद है वो प्रतिनिधि प्रजातंत्र का ही दूसरा नाम है। समकालीन उदारवादियों ने यह कहा कि लोगों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, उनको राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का समान रूप से अधिकार हो और जो अंतिम सत्ता है वो जनता में निहित हो। तो ऐसे में जो समाज है उसमें सबके जो हित हैं, जब सबको समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं तो सभी के लिए एक माध्यम है वो कि अपने हितों की रक्षा उन राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें राज्य एक समाज कल्याणकारी संस्था है। ये विचार किसने दिया? शास्त्रीय उदारवादियों ने या समकालीन उदारवादियों ने? समकालीन उदारवादियों ने। समकालीन उदारवादियों ने क्या कहा कि राज्य है वो कल्याणकारी संस्था है, राज्य सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य जो कानून बनाता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होते, बल्कि राज्य कानून बनाकर स्वतंत्रता को सबके उपभोग के लायक बनाता है। माने जो राज्य के कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध नहीं है, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है, ताकि सभी जो लोग हैं जो समाज में रहते हैं, चाहे वो कमजोर हैं, चाहे शक्तिशाली हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे कोई उच्चाधिकारी है, चाहे कोई आम नागरिक है, राज्य जब कानून के द्वारा सारी व्यवस्था करता है तो फिर स्वतंत्रता सबके उपभोग के लायक बन जाती है। और यदि राज्य के कानून ना हो तो स्वतंत्रता का उपभोग केवल जो समाज का शक्तिशाली वर्ग है वही कर पाएगा। तो राज्य कानून बनाकर स्वतंत्रता को नियमित करता है और सबके उपभोग के लायक बनाता है और सबको समान रूप से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है इसमें राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते। शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या कहा था कि राज्य को कम से कम कार्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि जहां राज्य का कानून आ जाता है वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। जबकि समकालीन उदारवादियों ने कहा कि राज्य के जो कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध नहीं बल्कि उचित प्रतिबंध लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसकी आलोचना कल करेंगे।